तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। एंशिएंट हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, उसी में आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग पढ़ते होंगे सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहाँ पर है आप बताएं मैम, सुदर्शन झील कहाँ पर है? सुदर्शन झील कभी सुना है नाम? कहाँ पर है? एमपी में, राजस्थान में, हरियाणा में कि पंजाब में, या इनमें से कहीं नहीं? आपको तो पता ही है ना? गुजरात में है, गुजरात में जूनागढ़ जिले में, ठीक है ना। तो सुदर्शन झील का इतिहास हम बताने नहीं जा रहे हैं, लेकिन सुदर्शन झील जो है गुजरात में जूनागढ़ में है। मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, इसमें अलग से मौर्य वंश में पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। सुदर्शन झील जो सबसे पहले बनवाई थी गुजरात में जूनागढ़ जिले में, सिंचाई व्यवस्था के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए और लोगों को बाढ़ से रोकने के लिए। अब जैसे आप देखें ना, ऊपर हरिपुरा बोर डैम बने हुए हैं, तो ये आपको दो काम दे रहा है। शुरुआत में इसका जो मकसद था, इसका मकसद था कि लोगों को बाढ़ से सिक्योरिटी मिले, बाढ़ रुक जाए, और दूसरा आसपास की ज़मीनों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। अब तो यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से जो सुदर्शन झील बनाई थी, बहुत बड़ी झील थी ये, तो बाढ़ की रोकथाम के लिए और सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए बनाई गई थी। मौर्यों के समय में सबसे पहले बनी थी ये। मौर्य जानते ना, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के राजा हुए। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये बनी थी, ठीक है। मैंने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे पहले बनी थी ये। उसके बाद ये टूट गई थी, तो इसकी फिर से मरम्मत कराई थी सम्राट अशोक ने, इसकी मरम्मत कराई थी सम्राट अशोक ने। उसके बाद फिर से ये टूटी रुद्रदमन के समय में। रुद्रदमन कौन था? शक राजा। रुद्रदमन के समय में फिर से टूटी, भयंकर बाढ़ आई। अब रुद्रदमन ने इसकी फिर से मरम्मत कराई, और उसमें जो रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजा ने बेगार नहीं ली। बेगार समझते हैं क्या होते हैं? बिना, हाँ आप तो जानती होंगे बेगार का मतलब है? आप कराती हो बेगार? हाँ ठीक है। तो बेगार का मतलब समझ रहे हैं ना सभी? यानी कि किसी से जबरदस्ती काम कराना और उसके एवज में उसकी मजदूरी भी ना देना। एक तो जबरदस्ती काम कराना और एवज में उसकी जो भी पारिश्रमिक है वो ना देना। तो राजा जो थे, ये एक टैक्स का रूप था बेगार, ठीक है ना। तो उसमें लिखा है कि रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत कराई और लोगों से बेगार भी नहीं ली, ठीक है ना। रुद्रदमन ने निशुल्क इसकी जो मरम्मत कराई वो निशुल्क कराई। ऐसा क्यों हुआ होगा इमरान जी? थोड़ा रोकना नहीं इसको। अगर आप लोगों को लगे कि यहाँ पर थोड़े सी हमारा ये जो यूज़फुल नहीं है तो स्किप करके आगे चल देना। तो रुद्रदमन के लिए ऐसा कैसे संभव हो गया कि इतनी विशाल झील को, और जैसे वो मैंने बताया ना, किसी चोल राजा ने कावेरी पत्तनम या पुहार नाम से 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था। तो ऐसा क्या था? ऐसे कैसे इतने वो सक्षम हो गए? रुद्रदमन ऐसे कैसे सक्षम हो गया कि इतना विशाल बांध, इतनी विशाल झील वो लोगों से बनवाई और लोगों से पैसे भी नहीं लिए, टैक्स भी नहीं लिया, बेगार भी नहीं ली। और अब इस सवाल का आंसर दो तुम सोच समझ के। वो एक कल्याणकारी राजा होगा। एनीवन, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? कोई? हाँ हाँ, कहाँ पे? हाँ देखो, गुजरात जो है ना, भारत के समृद्ध राज्यों में से एक है, और गुजरात को जो समृद्धि दी है वो उसके बंदरगाहों ने दी है ना। प्राचीन काल से ही गुजरात जो है व्यापार का सेंटर रहा है। अब रुद्रदमन पश्चिमी शक था, उस शकों में सबसे पावरफुल था। इसका जो एम्पायर था गुजरात को छूता था। गुजरात, महाराष्ट्र के जो बंदरगाह हैं, यहाँ तक इसका एम्पायर फैल चुका था। इसके अलावा उज्जैन और मथुरा जैसे जो व्यापारिक सेंटर थे वो इसके कब्जे में थे। बस, तो इसके समय में जो देसी व्यापार था वो तो था ही था, इसके अलावा जो विदेशी व्यापार के रूट थे वो इसके कब्जे में था। टैक्स खूब मिलता था, पैसा खूब आता था। अब इतना भरपूर पैसा आया कि उसके पास खुद ही इतना पैसा है कि जनता के लिए काम वो फ्री कर सकता है। यही आईएएस, ठीक है ना, यही आईएएस में इसी तरह का सवाल पूछेगा आपसे, क्यों, है ना। तो अपनी बुद्धि थोड़ी सी खोलनी पड़ेगी। ओके, चलें आगे। अच्छा, उसके बाद ये जो झील है फिर से टूटी। अब लास्ट में इस झील की जो मरम्मत कराई है वो स्कंदगुप्त ने कराई है। अब तो खैर ये नष्ट भ्रष्ट हो गई, तो वहाँ पर प्लॉटिंग हुई होगी, कॉलोनियाँ उगाई होंगी वहाँ पर, है ना, ठीक है। वैसे पता करो ये सुदर्शन झील बची है या नहीं बची है, किसी से पता करना, गूगल पे। तो लास्ट में फिर ये टूटी थी झील। अब स्कंदगुप्त ने इसकी मरम्मत कराई थी। स्कंदगुप्त किसका बेटा था? कीर्ति, हाँ, कुमारगुप्त का। वेरी गुड, आगे चले। अब उज्जैन जो है, उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ना, है ना। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? कुंभ का मेला भी लगता है ना। भारत में 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है, उसमें से उज्जैन में भी लगता है। फिर से आज मैं पत्रकार साहब के पीछे पड़ गया हूँ। किस नदी के किनारे उज्जैन है? अरे वाह, शाबाश, शिप्रा या छिप्रा नदी के किनारे, वेरी गुड।
तो इसने उज्जैन को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया था। किसने? रुद्रदमन ने। अब यहीं पे ना कई बार कंफ्यूज हो जाता है, कई किताबों में लिखा है कि बेलूबन और जेतवन बिहार जो हैं वो बिंबिसार ने बनाए और महात्मा बुद्ध को दे दिए या बौद्ध संघ को दे दिए। तो ये कहना गलत है। बेलूबन बिहार तो बिंबिसार ने बनाया, लेकिन जेतवन बिहार जो है वो एक व्यापारी था, अनाथ पिंडक। क्या नाम? अनाथ पिंडक। मैंने यहाँ लिखा भी है, एक व्यापारी था अनाथ पिंडक। ये महात्मा बुद्ध से प्रभावित हुआ था और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। और उसके बाद इसी जेतवन बिहार को इस अनाथ पिंडक ने, इस बिहार को, इसके आसपास जो आमों का बाग था उसको अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध को या बौद्ध संघ को दान दिया था। ठीक है ना? अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहला दान किसने दिया था? अनीस। हाँ, एक आंसर देना सोच समझ के, बहुत सोच समझ के। नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहला दान किसने दिया था? नहीं तो विकास पीछे बैठा बताने के लिए। एनीवन? पाल था अब एक था, कौन सा पाल? कुमारगुप्त विद्यालय को पहला जो दान दिया था 400 गांव का, वो कुमारगुप्त ने दिया था। ठीक है, आगे चलें। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले, देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा है मैंने सबसे पहले, यानी कि कोई काम होगा वो सबसे पहले किसने किया उसके बारे में आपसे हम लोग पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले विक्रमी संवत किसने चलाई? 58 BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। सुनते ना, विक्रमी संवत। ठीक है, वो हमारी जो प्रस्तावना संविधान की उसमें आया विक्रमी संवत का उल्लेख। ठीक है, कि विक्रमी संवत फला फला को जो है कि हमने हमारा संविधान अंगीकार कर लिया। तो विक्रमी संवत जो है ईसा पूर्व 58 या 58 BC में उज्जैन के एक स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने चलाई थी। और किस खुशी में चलाई थी? शकों को हराया था इसने। शकों को हराने के बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने, मैंने स्पेशली उज्जैन का राजा विक्रमादित्य इसलिए लिखा है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से अलग है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसके बहुत बाद, लगभग 300 सालों बाद हुए। ठीक है, तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाई। संवत को इंग्लिश में क्या कहते हैं जीशान? कैलेंडर। संवत माने कैलेंडर। और शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं संवत को आसिया? पंचांग। हाँ, ध्यान रखना, पंचांग या कैलेंडर, ओके, या संवत। ओके, तो विक्रम संवत 58 BC में, और उसके बाद आती है शक संवत 78 AD में। शक संवत जो चलाई थी कनिष्क ने, कुषाण राजा था कनिष्क। शकों को हराने के बाद इसने शक संवत चलाई थी। कब चलाई थी? 78 AD में। ठीक है, अब जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत चलाई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 BC में। जब ये राजा बना, चंद्रगुप्त फर्स्ट किसका बेटा था? अच्छा, श्रीगुप्त के बाद कौन राजा बना था? घटोत्कच, है ना। और घटोत्कच के बाद राजा बना था चंद्रगुप्त फर्स्ट। जिस साल ये गद्दी पर बैठा, या तो 319 AD में बैठा है या 320 AD में बैठा है, तो अपने गद्दी पर बैठने की खुशी में इसने नया कैलेंडर जारी किया था जिसको हम नाम देते हैं गुप्त संवत। ठीक है, अच्छा, जो हमारा जो कैलेंडर है, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, वो किस संवत पर आधारित है? किस कैलेंडर पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर? इसमें मैंने लिखाया नहीं है, आप लोग इस वीडियो को दोबारा चला करके इस चीज़ को लिख लेना, क्योंकि हो सकता है भूल जाओ फिर दोबारा से। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, अब इस समय जीशान कौन सा कैलेंडर चल रहा है? यूरोपियन कैलेंडर, जिसे हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो मॉडर्न कैलेंडर है ना, इसे आप पश्चिमी कैलेंडर या यूरोपीय कैलेंडर भी कह सकते हो, या मॉडर्न या आधुनिक कैलेंडर भी कह सकते हो। यह है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो शुरू होता है 1 जनवरी से और ख़त्म होता है 31 दिसंबर को 12, है ना। जो कैलेंडर आजकल चल रहा है ना, वही जिसको देख करके हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो, है ना, वही वाला कैलेंडर। लेकिन भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग जो है, वो शक संवत पर आधारित है। ठीक है ना, वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ये सवाल खूब पूछा जाता है। और उसका जो पहला दिन होता है वो 21 या 22 या 23 मार्च को पड़ता है। पहला महीना चैत और आखिरी महीना फागुन या फाल्गुन। ठीक है ना, और फागुन के महीने में होली खिली जाती है, ध्यान रखना है। पहला महीना चैत और आखिरी महीना उसका फागुन है। ठीक है, अब वो सवाल पूछेगा कि भारत के राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितना अंतर है? तो ये कब शुरू हुआ? 78 BC में, है ना, 78 AD में। तो 78 AD का मतलब भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने साल आगे हो गया? 78 साल आगे हो गया। अच्छा, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, वो विक्रमी संवत से कितना पीछे है? 58 और 78 जोड़ देना, क्योंकि वो 58 BC में शुरू हुआ, वो 78 AD में शुरू हुआ। विक्रमी संवत की बात तो करी ना, हाँ। और फिर गुप्त संवत और इसमें कितना अंतर है? गुप्त संवत और आधुनिक कैलेंडर में कितना अंतर है? किसी भी तरह का सवाल आ जाए, आपको ये डेट याद होनी चाहिए। विक्रमी संवत विक्रमादित्य उज्जैन का 58 BC, शक संवत कनिष्क कुषाण 78 AD, और गुप्त संवत चंद्रगुप्त फर्स्ट। बहुत से लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखाते हैं,
लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट 319-20 AD में, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मेरा थोड़ा सा यूनिक तरीका है, मैं चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाता हूँ, लेकिन उससे पहले सारी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सीरीज़ पूरी देखें। इससे पहले जो 8-9 वीडियो हैं इसमें, अब तो खैर 12-13 हो चुकी हैं, उनको ज़रूर देखें आप। आगे चलें। अच्छा, संस्कृत साहित्य का पहला, मैंने यहाँ लिख लिया संस्कृत साहित्य का पहला, मुझे जो है कि अभिलेख लिखना चाहिए था। अभिलेख, अभिलेख का मतलब समझ रहे हो? ये सब अभिलेख ही बन जाने हैं एक समय के बाद। ये देख रहे हो ना, ये सब अभिलेख ही बन जाने हैं एक समय बाद। जो तुम्हारे हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट हैं, डिग्रियाँ हैं, सब अभिलेख ही तो हैं, है ना। सुनते हैं ना, अभिलेखागार, राज्य अभिलेखागार। एक बार सवाल आया था कहाँ पर है राज्य अभिलेखागार, कहाँ पर उत्तराखंड का, किसी को पता है? रुद्रपुर में। ओ कमेंट कीजिए। ओके, आगे चलें, कमेंट कीजिए, बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। कहाँ था मैं, कहाँ था मैं? हाँ, अब बात ही आती है। अच्छा, भारत में सबसे पहला नाटक किसने लिखा था? भास। हाँ, भारत में नाटक विधा या नाटक कला का जो जन्मदाता है वो भास है, उदयन वासव दत्ता। ओके, अच्छा देखो, अलग अलग लैंग्वेज आई हैं आज हमारे देश में। हिंदी, इंग्लिश ये खूब चल रही है ना। तो कभी उर्दू का बोलबाला था, कभी फारसी का बोलबाला था, तो कभी पाली का, तो कभी प्राकृत का, तो उससे पहले संस्कृत भाषा का बोलबाला था, है ना। तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख समझ रहे हैं? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के अभिलेख थे, तो अशोक के और चंद्रगुप्त मौर्य के जो बहुत सारे अभिलेख हैं, कोई पाली भाषा में, कोई प्राकृत भाषा में, कोई ब्राह्मी में, कोई खरुष्टी लिपि में, कोई आरमाइक भाषा में, अलग अलग भाषाओं में। सवाल ये आता है कि प्योर संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख कौन सा था? तो हिसाब ये था जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन फर्स्ट का। जब जिस रुद्रदमन की बात कर रहे थे ना, वही वाला रुद्रदमन फर्स्ट का पत्थर पे खुदा हुआ एक अभिलेख मिला है जूनागढ़ से, गुजरात में, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं। अच्छा, जूनागढ़ में किस पहाड़ी पर मिला है? गिरनार पहाड़ी पर। हाँ, है ना। हैरान परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं, है ना। अभी ये लोग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं यहाँ बैठ के, इन्होंने अपना यहाँ काफ़ी समय इन्वेस्ट किया है ना। तुम इसलिए हैरान परेशान हो रहे हो क्योंकि अभी तुम नए नए आए हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि 10-12 दिन तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कहा था ना। और मैंने ये भी कहा था यार, अभी पुराने बच्चे बैठे, हो सकता तो मैं समझ में कुछ ना आए। तुमने क्या कहा था? मैं मैनेज कर लूँगा। अब करो मैनेज, ठीक है। कहाँ थे हैं? हाँ, गिरनार, है ना। ऐसे थोड़ी कलेक्टर बन जाओगे, बस जन्नत पाने के लिए तो मरना पड़ेगा। अब मार ही रहे हैं तुम्हें, इसके बाद जन्नत मिलेगी। कहाँ थे? हाँ, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है वो गिरनार पहाड़ी पर है, इसलिए इसका दूसरा नाम गिरनार शिलालेख भी हो जाता है या गिरनार अभिलेख भी हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये स्तंभ लेख नहीं है, ये शिलालेख है। क्यों? देखो बेटे, स्तंभ लेख तो वो होते हैं, जैसे ये पिलर खड़ा ना अपने हॉल के नीचे, ये लेंटर को जिसने रोक रखा है, तो अलग से पिलर लगाया और पिलर पे खुदवा दिया, तो उसे हम पिलर इंस्क्रिप्ट या स्तंभ अभिलेख कहते हैं। लेकिन अगर किसी पहाड़ी पर या किसी पत्थर पर, गड़े हुए पत्थर पर या चट्टान पर खुदाया, तो उसे हम कहते हैं शिला या पत्थर पर लिखा हुआ। तो ये शिलालेख है, स्तंभ लेख नहीं है, ये शिलालेख है। अल्लाह कहाँ फंस गया। तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पहाड़ी पर रुद्रदमन का अभिलेख है, और ये अभिलेख जो है मूल रूप से नहीं है, जो अशोक ने जिस पर लिखवाया था उसी पर इसने लिखवाया। इसमें बाद में स्कंदगुप्त ने भी लिखवाया, इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई यार गिरनार अभिलेख कभी स्कंदगुप्त का, कभी अशोक का, तो कभी रुद्रदमन का। जैसे प्रयाग प्रशस्ति, उसमें अशोक का अभिलेख भी मिलेगा तो समुद्रगुप्त का अभिलेख भी मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से गिरनार जो है, गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख जो है, ये मूल रूप से अशोक का अभिलेख है। इस पे रुद्रदमन ने भी अपने बारे में लिखाया है और इस पे स्कंदगुप्त ने भी अपने बारे में लिखवाया है। खैर, तो अब रुद्रदमन ने इस पे जो कुछ भी लिखवाया है वो प्योर संस्कृत भाषा में, उसमें कोई भी दोहराव नहीं है, कोई और भाषा का मेल नहीं है। मैं मर गया, है ना, बताते बताते मेरे पेट में दर्द होने लगा, मुझे कोई कुछ खिला दो। अब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इन बच्चों से भी दोस्ती हो गई है, मुझे कुछ खिला दो, ठीक है। तो ये प्योर संस्कृत लैंग्वेज का भारत में पहला अभिलेखीय प्रमाण है, या विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, या पहला प्रमाण कौन सा हो गया? जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। आगे चले। अरे मैं कहूँ आज मेरे पेटों में आते क्यों बोल रही है? मैंने आज खाना नहीं खाया सुबह से। क्या टाइम हो रहा है? 4:50, और मैंने सुबह हल्का ब्रेकफास्ट किया। हाँ, चाय भी चल रहा हूँ मैं, बस यही होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ,
स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, आदत भी नहीं मेरी स्टाइल मारने की। मैंने सुबह हल्का नाश्ता किया है और मैं सुबह से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ पढ़ाता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ पढ़ाता हूँ, मैं भूल गया। अब जब मुझे भूख लगने लगी तो मुझे एहसास हुआ मैंने खाना रखा है, खाना खाया नहीं, अब रात को खाएंगे, रात को खाएंगे, साथ में मम्मी के ताने भी खाएंगे कि जब खाना नहीं होता तो लेके क्यों जाते हो, वगैरह वगैरह है। चलें आगे, ठीक है भाई। तो अब ये जो रुद्र दमन है ना, महान विजेता था। क्या था ये? महान विजेता तो था ही, कुषाणों को धवा कर दिया, गुजरात को जीत लिया, महान विजेता था। ये उच्च कोटि का विद्वान भी था, उच्च कोटि का विद्वान भी था, जैसे आप हो, है ना, सभी उच्च कोटि के विद्वान हो आप, है ना। हाँ, तो उच्च कोटि का विद्वान भी था। नीति यानी कि दर्शन, है ना, प्रशासन, नीति या पॉलिसी या फिलॉसफी का विद्वान था। इसके अलावा ग्रामर, व्याकरण का मतलब ग्रामर, ग्रामर का भी ये विद्वान था। ठीक है, समझ गए साहब। अब सवाल आता है कि अब जो हेडिंग क्या डाला मैंने, सबसे पहले, हेडिंग क्या डाला, सबसे पहले। तो भारत में ऐसा पहला राजा कौन था जिसने प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया? पहले तो ऐसे ही थे, है ना भाई, बहुत बड़ा इलाका तो था नहीं, छोटे से इलाके थे, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं थे, तो छोटे मोटे 2-4 लोग इकट्ठे हुए राज का चल रहा है। लेकिन बिंबिसार के समय में एम्पायर बढ़ने लगा। तो बिंबिसार पहला ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले प्रशासन को संगठित करने का प्रयास किया या प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है ना। भारत में पहला दुर्धुर्षु साम्राज्यवादी, दुर्धुर्षु माने, दुर्धुर्षु को मैं आपको समझाऊं, बेरहम, दुर्धुर्षु माने बेरहम, ठीक है ना। भारत का पहला दुर्धुर्षु साम्राज्यवादी अजातशत्रु, ये मैं आपको कई बार डिस्कस कर ही चुका हूं। उसके बाद वो सातवाहन वंश का वो पहला राजा जिसने आंध्र प्रदेश पर कब्जा किया और ये बन गया आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का वो राजा जिसने आंध्र प्रदेश पर कब्जा किया उसका नाम था पुलवामी। अब पुलवामी को पूरा करेंगे अंकित, इसके नाम को पूरा करिए अंकित, पुलवामी के नाम को, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। अच्छा, ये सातवां लिख दिया मैंने, पूरा लिख दूं, सातवाहन, सातवाहन। तो सातवाहन जो थे ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने भारत में शीशे के सिक्के चलाए, पोटीन के सिक्के चलाए, शीशे के और पोटीन घटिया किस्म की चांदी, है ना। एक बार मैंने एक इंटरव्यू में बोल दिया था घटिया, क्या बोल दिया था, किसी की बात करते हुए बोल दिया था नहीं वो घटिया है। तो भाई साहब एग्जामिनर जो बोर्ड में मेंबर थे आखिर तक 3-4 बार बोले मुझसे, वो एक थे सज्जन, यार ये घटिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ भाई, आप किस पेशे में जा रहे हो, है ना, किस पेशे में आप जा रहे हो, उसी का 3-4 बार बोले घटिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और तुम्हारी खुशकिस्मती कि उसने मुझे नंबर ही ना दिए। भाई तुम्हारी खुशकिस्मती तो है, अगर मैं बन जाता तो मैं कहाँ होता तुम्हारे सामने। अब पता नहीं तुम्हारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती, मुझे नहीं पता, उसने मुझे नंबर ही नहीं दिए आखिर तक। तो जब भी मुझे घटिया शब्द मेरे मुँह से निकलता है ना, मुझे वही चीज़ आती है। तो इसको हम कह सकते हैं निकृष्ट। क्या कह सकते हैं? निकृष्ट। तो खराब किस्म की, थोड़ी सी मिलावटी या खराब किस्म की जो चांदी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गिल्टी कहते हैं। गाँव की देहात की भाषा में उसको गिल्टी कहते हैं, गिल्टी का है। हाँ ठीक है। तो शीशे के सिक्के, पोटीन के सिक्के सबसे पहले सातवाहनों ने जारी किए, और सातवाहनों के सिक्कों पर एक जहाज बना हुआ था जिसमें पतवार लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? पतवार, है ना। पतवार वाला जहाज जो बना है किसके सिक्कों पर बना है? सातवाहनों के सिक्कों पर बना है। आसिया बेटा, सातवाहन जो थे मूल रूप से किस राज्य में काबिज थे? यानी कि सातवाहनों ने अपना एम्पायर सबसे पहले किस राज्य से शुरू किया था? है क्या बिलाल तुम बताओ बेटा? महाराष्ट्र से। तो उधर क्यों देखना, उधर नक्शा देख के बता रहे हैं, महाराष्ट्र से शुरू किया था। ठीक है, आगे चले। फिर अब देखो ना, वो क्रम पूछ लेता। मैंने लिखा है दक्कन की शक्तियों का क्रम, मुझे तो सब रटा हुआ है ना। उत्तर भारत में तो आमतौर पर हमको लोग रटा हुआ है, लेकिन आपसे कोई राजपूतों में पूछ ले तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कई सारी राजपूत रियासतें थी। फिर भी मोटा मोटा जो बात हमने की है, दक्कन की शक्तियों का क्रम देखें आप। सबसे पहले चोल, फिर पांडे। हाजी जी क्या हुआ? हाजी जी सीधा दोन लगा गया। हाजी जी सुबह से थक गए, खाना खा के आए थे। चलिए इधर देखें, अभी छुट्टी कर देते। चोल, पांड्य, उसके बाद सातवाहन, वाकाटक, फिर पल्लव, बातापी के चालुक्य, फिर से चोल। अगर साहब चोल क्या, वो अंधकार के युग में चले गए थे ना, अब फिर उभर गए, फिर से चोल आ गए, राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस या इनका क्रम है। वाकाटक जो थे वो सातवाहनों के बाद दक्कन में सबसे इंपॉर्टेंट हो गए थे। पहले मैंने आपको बताया है कि गुप्तों के समय में दक्षिण की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति कौन सी थी? वाकाटक। और वाकाटक किसके वारिस थे दक्षिण में? सातवाहनों के। ठीक है,
हाँ, मैंने लिखा भी यहाँ पे, गुप्तों के समय में दक्षिण की जो सबसे फेमस पावर थी वो थी वाकाटक, है ना। अच्छा, समुद्रगुप्त के समय में कुषाण जो राजा था पंजाब में, उसका नाम था किदार। मैंने लिखा कुषाण किदार पंजाब। तो अगर आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट लोगे, अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, या फिर आप उच्च कोटि के विद्वान हैं तो समझ में आ जाएगा। तो समुद्रगुप्त के समय में पंजाब का जो राजा था कुषाण वंश का, वो था किदार। वो इसने अधीनता मान ली थी समुद्रगुप्त की। अब यहाँ पर आ गए हम लोग। भारत पर जो पहला विदेशी हमला हुआ था वो ईरानियों ने या हामनी वंश के राजाओं ने किया था। तो भारत पर पहला ईरानी हमलावर जो था, या भारत पर पहला हमलावर जो था, वो था साइरस सेकंड। लेकिन इसकी जो रेड थी या इसका जो हमला था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके बाद भारत पर जो पहला सफल हमलावर था वो भी ईरानी था, और वो था डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद पहला यूनानी हमलावर सिकंदर था। पहला इंडो यूनानी हमलावर डेमेट्रियस फर्स्ट था। उसके बाद पहला शक हमलावर मोग या मोएस था। पहला कुषाण हमलावर कुजुली था ना भाई, पहले कुजुल आया ना, हाँ ठीक है। उसके बाद पहला मुस्लिम हमलावर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम था। और पहला तुर्क हमलावर जो था वो था सुबुक्तगीन। पहला तुर्क हमलावर सुबुक्तगीन था। और अब मैं आज जीशान के पीछे पड़ गया हूँ। जीशान, भारत में पहला मुगल हमलावर कौन था? मुगल हमलावर, हाँ चलो ठीक है, इतना तो है, वेरी गुड, ठीक है। अब इधर फिर आ जाए, फिर इधर सबसे पहले इधर लिखा है, सर देखना इधर आ रहा है फोकस कैमरे का। तो सबसे पहले हमने गुप्तों में अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले किया समुद्रगुप्त ने। गुप्तों में अश्वमेध यज्ञ सबसे पहले किया समुद्रगुप्त ने। उसके बाद भारत में जो पहला ब्राह्मण साम्राज्य बनाया वो बनाया शुंगों ने, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। भारत में पहला विदेशी साम्राज्य जो बनाया वो सफलता मिली थी दारा फर्स्ट को, ठीक है ना। दारा फर्स्ट, ये कहाँ रहा? ये इधर रहा दारा फर्स्ट। किधर गया दारा फर्स्ट? डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलें। अच्छा, इंडो यूनानी लोगों ने अपनी जो राजधानी बनाई थी पहली, वो बनाई थी मेनांडर ने साकल को। इंडो यूनानियों ने हमला किया। अच्छा, इंडो यूनानियों में सबसे जो ताकतवर राजा था हमारे यहाँ मेनांडर था। इसने यहाँ पर इंडो यूनानी लोगों ने भारत में अपनी राजधानी बनाई थी साकल को। और साकल का वर्तमान नाम क्या है पाकिस्तान में? सियालकोट, ठीक है। और कहते हैं कि इसने अपनी राजधानी को बहुत ही सजाया और संवारा था, बहुत ही सजाया और संवारा था। जैसे भी आपने देखा था ना 22 जनवरी को पूरे शहर को सजाया संवारा गया था, तो ये तो परमानेंट ही था साहब। इसने अपने शहर को खूब सजाया संवारा था, साकल या सियालकोट को। सातवाहन वंश का फाउंडर था सिमुक। उसके बाद अंधकार का युग आ गया, है ना। सिमुक के बाद कृष्णिया कान आया, और भी छोटे मोटे राजा आए, लेकिन फिर से ये हाशिए पर चले गए। हाशिए पर चले गए मतलब, और जो आसपास की पावर थी उनकी वजह से बैकफुट पर चले गए, ठीक है ना। अंधकार का युग आ गया। तो अंधकार के युग के बाद जो पहला राजा था वो था हाल, है ना। कौन था? हाल। ये जो है सातवाहन वंश का 7वां राजा था। ये खुद में महान कवि और साहित्यकार भी था। इसने काव्य ग्रंथ लिखा है, 700 छंद है। कितने छंद इसमें? 700 छंद। इसीलिए इसका नाम पड़ा है गाथा सप्तशती, यानी कि 700 छंदों की कथा। इसमें अलग अलग प्रेम कहानियां हैं। इन 700 छंदों में अलग अलग प्रेम कहानियां हैं जो कि हाल ने लिखी हैं, और ये प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में काव्य ग्रंथ है, और ये प्रेम कहानियां हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, भारत में जो छत्रस सिस्टम है, यानी कि अलग अलग स्टेट में गवर्नर बनाना हो। अच्छा, पहले तो स्टेट ही बहुत छोटे छोटे थे। आप देखें ना, महाजनपद थे, छोटे छोटे थे। अब उसमें गवर्नर कहाँ बनेंगे? हाँ भाई, अब मान लो मेरा गांव झगड़पुरी है। झगड़पुरी एक या आपका शहर है गदरपुर, है ना। मेरे गांव का नाम है झगड़पुरी, तहसील गदरपुर और जिला ऊधम सिंह नगर। हाँ, ये प्रसिद्ध है पूरे भारत में। गांव का नाम झगड़पुरी, ठीक है, तहसील गदरपुर और जिला ऊधम सिंह नगर। जो शहीद ऊधम सिंह कंबोज हैं उनके नाम पर हमारे ज़िले का नामकरण हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री मायावती जी के समय में ये हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही होते थे, ठीक है सर। आगे चलें। सन 95 बना ना ऊधम सिंह नगर, 95 में बना। 2 साल तक लोग यही इसी में कन्फ्यूज रहे कि हमारे जो ऊधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? रुद्रपुर। तो ये रुद्रपुर है कि ऊधम सिंह नगर है? धीरे धीरे अब लोगों को आदत पड़ी है कि भाई जिले का नाम है, हेडक्वार्टर रुद्रपुर है। ओके, आगे चलें। तो जो छत्रपी, हाँ मैं कह रहा था ना, अब मान लो यूरोप में बहुत सारे देश हैं जिनका इलाका ऊधम सिंह नगर से भी कम है। तो अब वो कहाँ पे अलग अलग स्टेट थोड़ी बनाएंगे, वहाँ तो एक ही राजा वो चल रहा है। तो शुरू में छोटे छोटे राजा थे, लेकिन जब एम्पायर बढ़ गए तो अब ज़रूरत हुई प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग प्रांत बनाने की।
और प्रांतों को किसको सौंपा जाएगा? गवर्नरों को। ईरानियों ने इसको नाम दिया छत्रप। जो गवर्नर होते थे ना ईरानी, इसको कहते थे छत्रप। तो छत्रप सिस्टम जो शुरू किया वो ईरानियों ने किया। भारत में इंट्रोड्यूस भी ईरानियों ने ही किया छत्रप सिस्टम को, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा जो अपनाया भारत में वो शकों ने अपनाया। और शक इसीलिए अपने आप को राजा के सामने लगा देते, शक छत्रप। भारत में छत्रप सिस्टम को सबसे ज़्यादा जो अपनाया वो शकों ने, और उसके बाद इसको कुषाणों ने भी अपनाया। ठीक है। नियमित मुद्रा प्रणाली हमारे यहाँ जो शुरू की है सबसे पहले इंडो यूनानी राजाओं ने शुरू की है ना। स्तंभ या शिलालेख जो की जो परंपरा है वो ईरानियों ने शुरू की है। ईरानियों से ही मौर्यों ने सीखा था। और इस्लामिक शैली के जो सिक्के सबसे पहले चलाए भारत में वो इल्तुतमिश ने चलाए। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख की। कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसकी बात करेंगे, ज़रा सी, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपको राजा खारवेल के बारे में जानकारी है? कलिंग पता है? कलिंग वर्तमान उड़ीसा, वर्तमान जो उड़ीसा है उसका नाम है कलिंग। यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है, यह है बचे। ठीक है। ये अगर आप दक्षिण गुजरात से चलो, ये है उड़ीसा। ठीक है ना, ये है उड़ीसा और ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। इसका पुराना नाम है कलिंग। मोतियों के लिए फेमस था ये। अच्छा, ये ऐसी जगह पर है कलिंग कि यहाँ पर बहुत से फेमस पोर्ट थे, बंदरगाह थे। यहाँ पर बहुत से व्यापार होता था। बंदरगाह तो जाहिर सी बात है, व्यापार होता था। तो हर राजा इस पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि इस पर कब्जा कर लिया व्यापार पे कब्जा हो गया, व्यापार पे कब्जा हो गया तो समृद्धि समृद्धि है ना। नेपाल परेशान रहता है ना, लैंडलॉक्ड है वो, व्यापार के लिए हम पर डिपेंड रहता है, हम पर या चीन पर। लेकिन हम जो हैं समुद्र के ज़्यादा नज़दीक हैं और भारत विश्वसनीय देश भी है। चीन का तो पता नहीं कब किसको ठग ले, कुछ पता नहीं है ना। तिब्बत को हड़प लिया धीरे धीरे, है ना। तो ये है कलिंग बेटे, उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा का पुराना नाम क्या हो गया? कलिंग। अब यहाँ पर एक राजवंश हुआ है चेदी, चेदी राजवंश। कौन सा राजवंश? चेदी राजवंश। चेदी राजवंश में कई सारे राजा हुए हैं, लेकिन इस चेदी राजवंश में सबसे ज़्यादा जो फेमस राजा हुआ है वो हुआ खारवेल। इस खारवेल के बारे में जानकारी का जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं एकमात्र, है ना, अन्य कहीं जो इसकी जानकारी मिलती है वो छिटपुट मिलती है, लेकिन इसके बारे में जानकारी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना। जैसा अंकित, अशोक जो है कौन से किस जगह पर किस शिलालेख में या किस स्तंभ लेख में जो है कि त्रिरत्नों में भरोसा प्रकट करता है? भबरू शिलालेख में अशोक जो है, सही बोल रहा हूँ ना, है ना राबिया, सही बोल रहा हूँ? भबरू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्नों में भरोसा व्यक्त किया ना। पता नहीं, मुझे पता है। ठीक है ना। बुद्ध, संघ और कौन कौन हो गए? धम्म, इनमें भरोसा व्यक्त करता है भबरू शिलालेख में ना, तो वहां से जानकारी मिल जाती है। समुद्रगुप्त, हाँ अंकित, समुद्रगुप्त अंकित कह रहा है सर मेरे पीछे पड़ गया, जिशान तुम्हें छोड़ दिया, अब अंकित के पीछे पड़ गया। अंकित, समुद्रगुप्त की जानकारी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? एक ही आंसर देना और कोई मत बोलना। सोनू तुम बताओ। नहीं, एक तो प्रयाग प्रशस्ति, एक ही बताना है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है ना। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो प्रयाग प्रशस्ति है। इसके अलावा उसके इतिहास को हम उसकी मुद्राओं से भी जानते हैं। तो उसमें कितने प्रकार की मुद्राएं चलाई समुद्रगुप्त ने? एक ही बताना, एक ही आंसर। 7 प्रकार की चलाई, लेकिन 6 जगह से मिले। कहाँ चले गए, हैंगओवर हो गया। 7 प्रकार की चलाई, 6 कैसे मिली है? 6 तरह के सिक्के चलाए समुद्रगुप्त ने। खैर लौट के आते हैं, नहीं तो हमारा सेशन रह जाएगा। कहाँ थे भैया? हाँ, तो उसी तरह से उड़ीसा में एक जगह उदयगिरी, कहाँ पर है? उदयगिरी। मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में उदयगिरी एक जगह है, वहाँ से मिला। उदयगिरी में कोई जगह होगी हाथी गुम्फा, वहाँ से खोज लिया। अब इसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने रेलें, जगह जगह रेलें, अब ये कैसे तुक्के से खोजेगा, है ना, स्पेशल मिशन थोड़ी चलाया इनको खोजने के लिए। कहीं रेलवे स्टेशन बन रहा है तो कहीं नहर खोद रही है, तो जंगलों से होकर जा रहे हैं, चट्टानों से होकर जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं वो चीज़ें, है ना। तो हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा में उदयपुरी से मिला है। ये कलिंग के राजा खारवेल का था और कलिंग के राजवंश का नाम था चेदी। कौन सा वंश? चेदी। मैंने लिखा है कलिंग के चेदी वंश के राजा की जानकारी इसमें, खारवेल की। और ये उत्साही जैन था। इसका मतलब क्या है? इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है। खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण दिया? जैन धर्म को। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, अभी इसकी बात करूंगा मैं। तो आगे चले। अब इसने क्या किया, इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये उत्साही जैन था
कहते हैं कि किसी जमाने में, इससे पहले महापद्म नंद, नंद वंश का या मगध का सबसे शक्तिशाली राजा महापद्म नंद, महापद्म नंद ने कलिंग को जीता था। कलिंग को मगध में जो मिलाया था महापद्म नंद ने मिलाया था। महापद्म ने जब कलिंग को मगध में मिलाया था तो यहाँ से वो एक जिनसेन है, जैन संत जिनसेन, उनकी प्रतिमा उठा करके ले गया था। वो कलिंग क्षेत्र में बहुत ही पूज्य रहे होंगे, उनकी प्रतिमा को उठा करके वो ले गया था। अब जब इसका किसका खारवेल का जब समय आता है तो इसने हमला किया मगध पे हमला किया। और आसिया मुझे बताएंगी कि राजगृह शहर किसने बसाया था और राजधानी किसने बनाया था इसको। मैं नींदें उड़ा दूंगा, नींदें, कितने क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, इमरान बताएंगे राजगृह शहर किसने बसाया, राजधानी किसने बनाया इसने, हैं? बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। राजगृह शहर बिंबिसार ने बसाया था और बिंबिसार ने इसे राजधानी बनाया था। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था ये महक है? सभी महक हो गए, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, आगे चलें। तो इसने बिंबिसार की जो पुरानी राजधानी थी या मगध की जो पुरानी राजधानी थी, राजगृह, उस तक को लूट लिया था, जिसे दुर्ग कहते थे ना, उस तक को लूट लिया। और जो बराबर पहाड़ी हैं जहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं, जहाँ पर अशोक ने गुफाएं बनाई थी, बराबर पहाड़ी तक पहुँच गया बिहार में, वहाँ भी लूटपाट की। और जो जिनसेन थे उनकी प्रतिमा को उठा लाया। न केवल उनकी प्रतिमा को उठा लाया बल्कि उनके वहाँ पर पदचिन्ह भी रखे हुए थे, उनको भी ले आया। इसके अलावा नंदों ने अपनी राजधानी में एक बहुत बड़ी नहर खोदी थी, जैसे कहते हैं ना गंग नहर, किसने खुदवाई थी? लाल डलहौजी ने, है ना। गंग नहर लाल डलहौजी खुदवाई थी ना, ठीक है, जानते हैं। तो उसी तरह से नंदों ने अपनी राजधानी में पानी की सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ी नहर खुदवाई थी। इसने काम किया, वहाँ पे बांध बनाया, बांध बना के उसका रास्ता मोड़ा और उस नहर को अपनी राजधानी तक ले आया, उड़ीसा में अपनी राजधानी तक ले आया। अब इस जीत के बाद राजगृह को भी रौंद दिया इसने, अंग को भी रौंदा, मगध के साथ साथ जो अंग था उसको भी रौंदा, है ना। और आप कहाँ हो? यहीं हो? हाँ ठीक है, अंग को भी इसने रौंदा। और इसकी खुशी के बाद इसने ब्राह्मणों को, अच्छा बड़े इतिहास की बड़ी विडंबना है ना, यह इतिहास बड़ा मतलब अजीब ही यार, किसको माने या किसको ना माने। जैसे औरंगजेब को कहते हैं कि भाई वो कट्टर था, उसने तलवार की बल पर जबरन जो धर्मांतरण किए, लेकिन आपके पास में काशीपुर है, चैती देवी, ये औरंगजेब ने ज़मीन दान दी है। सिखों के गुरु राम राय, टिहरी के राजा से उनको ज़मीन औरंगजेब ने दिलवाई। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे, हिंदू मनसबदार, मराठा मनसबदार, वो औरंगजेब के पास थे। और इसी तरह से उसकी कट्टरता के उदाहरण भी हैं। तो उसी तरह से आप देखें कि खारवेल को मैं क्या कह रहा हूँ, उत्साही जैन था, ये जैन धर्म को इसने संरक्षण दिया। लेकिन इसने इन जीतों की याद में, इन विजयों की याद में ब्राह्मणों को सोने का कल्पवृक्ष भेंट किया। नारियल का पौधा कल्पवृक्ष, सोने का पौधा नारियल का था, उसे हमने कहा कल्पवृक्ष भेंट किया। और इतना रिच रहा होगा ये कि उस पौधे के पत्ते तक जो थे वो सोने के बने हुए थे, समझ रहे ना। इसके बाद इसने कुमारी पर्वत पर अरहतों के लिए, जो जैन संत हुए ना उन्हें कहे अरहत, कुमारी पर्वत पर अरहतों के लिए देवालय बनवाया। इसके बाद अपनी राजधानी में भव्य राजप्रसाद यानी कि महल बनाया। राजप्रसाद माने महल बनाया। सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी होंगी, मुझे चीज़ें रटी हुई हैं, फ्लो में बोलने में मुझे मज़ा आता है। जहाँ तुम मुझे बांध दोगे ना मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चाहे क्लास हो, नौकरी हो, जिंदगी हो, कुछ हो, बांध दोगे मैं मचल जाऊँगा। बांधो मत, है बंद ना दूंगा मैं, बांधने के लिए बेहतरी है, ठीक है। कहाँ थे भाई? तो साई जैन था, ये सारी बातें हो गई। खारवेल ने मगध नंदों द्वारा खुदवाई नहर, उस नहर का नाम था तंसुली, जो नहर खुदवाई थी उसका नाम तंसुली, उसे अपनी राजधानी में मिलाया। इसके अलावा इसने, अरे वाह, इसमें राइटिंग बड़ी बढ़िया हो गई है मेरी, है। इसने दक्षिण के तमिल राजाओं के संग को हराया, यानी कि तमिल, इसने दक्षिण के जो तमिल राजा थे उन्होंने मिलकर इसका मुकाबला करने का चाहा, लेकिन उनको भी हरा दिया। और वही सब समय वो संगम वाला जो शक्तिशाली पांड्य राजा थे उन तक को इसने हराया। हाँ, दक्षिण भारत में ही पहुंच गया। और पांड्य नरेश ने न केवल अधीनता मानी बल्कि हीरे, मोती, जवाहरात वो सारे के सारे इसको गिफ्ट किए, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो विशाखापत्तनम के मुसलीपत्तनम लिखा होगा मैंने, हाँ, जो मुसलीपत्तनम का बंदरगाह है पूरी भारत में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, इसको भी इसने जीत लिया था। तभी तो पैसा कमाया कि भाई साहब राजभवनी बन रहे हैं तो कल्पवृक्ष भी भेंट दिया रहा। बराबर पहाड़ी तक पहुंचा, दुर्ग नष्ट किए, राजगृह और अंग पर भी इसने हमला किया, ब्राह्मणों को सोने का कल्पवृक्ष भेंट किया, बराबर पहाड़ी से प्रथम जिनकी प्रतिमा उठा लाया, उनके पदचिन्ह भी ले आया और विजय प्रसाद नाम से अपने यहाँ महल बनाया। पांड्यों से हाथी, घोड़े, जवाहरात
का उपहार लिया, पांड्यों ने इसकी अधीनता ही मानी और कुमारी पर्वत पर अरहतों हेतु देवालय बनाया। समझ रहे ना? कितने मिनट की वीडियो हो गई सर ये? अब आप देखें, ये हो गया सबसे पहले, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर की हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो धर्म कर्म से संबंधित हैं, यानी किस राजा ने किस धर्म को बढ़ावा दिया, किसने किसको दबाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुष्यमित्र शुंग है, जिसने मगध में या भारत में पहला ब्राह्मण राज्य बनाया था, पुष्यमित्र शुंग ने बनाया था, है ना। देखो ठंड बढ़ गई है, उसको अपनी जर्सी में लपेट के ले जाना, तुम्हारी जर्सी इतनी बड़ी है उसमें आ जाएगा वो, ठीक है ना। इसमें अपने भाई साहब नहीं तो ठंड लग जाएगी, कल को क्लास नहीं आएगा, गुरुजी मुझे ठंड लग गई, है ना। हाँ लपेट के ले, नहीं तो वो कंबल रखा, कंबल ओढ़ के ले जाना है। जैकेट है गाड़ी में तो ये पहनी नहीं, वाह स्मार्ट है, बॉडी है, बॉडी है। चलो सही है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो भैया, अब भैया जो स्मार्ट है वो दिखाएगा, अब जो नहीं है वो क्या दिखाएगा, है, ठीक है। तो आगे चलें। तो पुष्यमित्र शुंग ने, कहते हैं कि अशोक ने जो 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, उन सबको पुष्यमित्र शुंग ने नष्ट कर दिया। लेकिन सबको तो नहीं करा होगा, बहुत से बचे पड़े हैं ना। तो कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों में से करीब 84,000 स्तूप इसने नष्ट किए, अनेक विहार नष्ट किए, जो बौद्ध विहार थे वो भी नष्ट किए पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन एक विहार है कुकुटराम विहार, पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या जीशान? सर पता नहीं, ठीक है, पटना। क्या नाम है? पटना। हाँ नहीं नहीं, वो अभी 2 महीने बाद बताने लगोगे। तो पाटलिपुत्र का नया नाम है पटना। पाटलिपुत्र को महक पटना नाम किसने दिया था? है शेरशाह सूरी ने। क्या सिखाया सर ने तुम्हें? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सर ने सिखाया होगा, लेकिन अब आप चूल्हे चौके के चक्कर में भूल गई, है ना, है ना भाई? हाँ भूल गए। तो खैर पुष्यमित्र शुंग, हाँ ये हो गया। तो पाटलिपुत्र जो है वहां पर था कुकुटराम विहार। कौन सा विहार? कुकुटराम विहार। इसको भी तोड़ने गया वो, लेकिन कह 3 बार इसने कोशिश की, लेकिन तीनों बार ये इसको नहीं तोड़ पाया। क्यों? है ना, भयंकर आकाशवाणी हो जाती थी। जब भी वो वहां जाता था एक भयंकर आकाशवाणी हो जाती थी। अब किताबों में ये लिखा है भयंकर आकाशवाणी, कि भाई अब उसमें क्या होता था कि हट जा, तू मर जाएगा, ये हो जाएगा तेरा, जो भी होता होगा वो। तो वो तीनों बार इस कुकुटराम विहार को वो नहीं तोड़ पाया। कौन? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। 3 बार इसके लिए असफल प्रयास किया। कहते हैं कि स्तूपों को जलाता हुआ, विहारों को नष्ट करता हुआ साकल पहुंचा। अब साकल किसका केंद्र बन गया था? बौद्ध धर्म का, क्योंकि मिरांडर ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली थी, ठीक है ना। तो साकल बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था। कहते हैं कि ये स्तूपों को जलाता हुआ, विहारों को नष्ट करता हुआ साकल पहुंचा। और साकल पहुंच करके इसने घोषणा करी। वहां पर घोषणा को क्या कहते हैं पता नहीं, उर्दू अरबी या फारसी भाषा का शब्द है मुनादी। क्या कहते हैं? मुनादी। इसने वहां पर अनाउंसमेंट या घोषणा या मुनादी की और कहा कि जो भी मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। और दिनार क्या होता था? सोने का सिक्का। इसने कहा कि जो भी मुझे एक भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा, ठीक है साहब, इसने घोषणा की थी। अच्छा, अब एक और राजा है बंगाल में जो पहला राजवंश बनाया, वो बनाया गौड़ को केंद्र बना करके शशांक ने। ये भी जो है ब्राह्मण धर्म का फॉलोअर था। गौड़ का राजा, गौड़ कहाँ हुआ? बंगाल में। तो यहाँ पर पहला जो साम्राज्य बनाया था बंगाल में गौड़ में, वो शशांक ने बनाया था। तो इसने भी जो है अनेक जो स्तूप थे उनको नष्ट किया। कहते हैं कि इसके उत्तर भारत पर आक्रमणों की वजह से, किसके? शशांक के। शशांक के उत्तर भारत पर अनेक हमलों की वजह से भारत में बौद्ध धर्म का जो पतन है वो तेजी से होने लगा, ठीक है। तो शशांक जो कि गौड़ था, जो मतलब गौड़ का राजा था, उसने भी अनेक स्तूप नष्ट किए। शुंगों ने तो अनेक स्तूप नष्ट किए ही, लेकिन फिर बताऊं विडंबना क्या है? लेकिन इन्हीं के बारे में यही बदलता है, इन्हीं शुंगों के बारे में ये बदलता है कि इन्होंने बहुत सारे स्तूपों का आकार 2 गुना किया और जो मिट्टी के स्तंभ थे उन पर पत्थर की टाइल लगवाई, संगमरमर भी लगवाया। अब मैं बताऊं क्या कहूं, कैसे मान लूं कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूप नष्ट किए, लेकिन लिखा है तो किए होंगे। लेकिन साथ ही वही लिख रहा है कि शुंगों के समय में अनेक स्तूपों का आकार 2 गुना हुआ और मिट्टी की जगह उनमें पत्थर और संगमरमर लगाया गया, है ना। इतिहास इन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाता कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। और जब हम प्रश्न करते हैं तो इससे बहुत से लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं ना, सवालों से दिक्कतें हो जाती है ना। लेकिन जब पढ़ाओगे लिखाओगे, जब एक मिनट रोकना, कहाँ थे? हाँ, तो ये बात हो गई। तो शुंगों के समय में
बहुत से स्तूप नष्ट हुए, लेकिन इन्होंने ही बहुत से स्तूपों का आकार दोगुना किया और बहुत से स्तूपों को मिट्टी की जगह पत्थर भी लगाए, है ना। अब फुरकान को ये नहीं पता कि स्तूप क्या होता है ना। जैसे तुम्हारा सर है ना, ऊपर का हिस्सा, जैसे तुम्हारा ऊपर का हिस्सा सिर है ना, बिल्कुल इसी तरह का होता, ठीक है। चले आगे, कहाँ थे? अब यहाँ पर है कलचुरी वंश ने, अभी बीच में कोई लाइन लिख दी मैंने, कलचुरी वंश ने वाकाटकों को समाप्त किया, यानी कि वाकाटकों का उन्मूलन किसने किया? कलचुरियों ने किया। पहला ब्राह्मण राज्य मैंने आपको बता दिया, अभी शुंगों ने बनाया। अच्छा, वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म किसके समय में फिर से ताकतवर हुआ? वैष्णव धर्म या ब्राह्मण धर्म किसके समय में फिर से ताकतवर हो गया या उसका फिर से उत्थान हुआ? शुंगों के समय में। खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, अच्छा यहाँ लिख रखा है। और उदयन ने किसको संरक्षण दिया था? जैन धर्म को। अच्छा, बिंबिसार और अजातशत्रु ने किसको संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को। महात्मा बुद्ध के पहले संरक्षक थे, पहले संरक्षक राजा जो थे वो बिंबिसार थे। अजातशत्रु ने भी बौद्ध धर्म को ही या महात्मा बुद्ध को ही संरक्षण दिया था, ठीक है। मैंने ये लिखा बिम कटफिसिस। अच्छा, बिम कटफिस, अच्छा देखो इतिहास में हम अनुमान कैसे लगाते हैं, ये खुद थोड़ी कह रहा है कि मैं शैव हूँ, लेकिन इसके सिक्के जो है ना, उस पर नंदी की प्रतिमा है, शिव जी की प्रतिमा है, त्रिशूल की प्रतिमा है, तो उससे हमें लगता है कि ये शैव था, जो शिव जी को पूजे वो शैव। तो विम कटफिसिस शैव था, इसने सोने के सिक्के चलाए। बिंबिसार अजातशत्रु जो थे वो बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। अच्छा, गुप्तों के समय में क्या है, कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जो मठ है उसको भी दान दिया गया है, लेकिन गुप्त जो थे आमतौर पर वो थे वैष्णव, यानी कि ब्राह्मण थे, ठीक है ना, शैव नहीं, वैष्णव थे, ठीक है ना। विम फिर से आ गया, विम शैव था। कनिष्क, हर्ष और अशोक ये जो थे बौद्ध थे। कनिष्क जो था बौद्ध था, इसके अलावा हर्ष पहले हिंदू धर्म में था लेकिन बाद में बौद्ध धर्म में आ गया था। अशोक भी बाद में संभवतः बौद्ध हो गया था। संभवतः मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको लेकर के विवाद रहता है कि अशोक का धर्म क्या था। यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है घुमा फिरा के कि अशोक का धर्म क्या था, ठीक है ना, ओके। लेकिन आप ये माने कि वो बौद्ध था। फिर गोड़ का जो राजा शशांक है, गोड़ का राजा शशांक वो क्या था? ब्राह्मण। गोड़ का शशांक जो था वो ब्राह्मण था। खारवेल जैन था, ठीक है। अच्छा, ये 516 बीसी जो मैंने डेट दिखाई है, ये ईरानी हमले की दी है, पीछे कहीं होगा, ठीक है। तो मैंने सर इस रिसर्च में बहुत मेहनत की है और यहाँ लिखने में बहुत समय लगाया है, और रिसर्च में तो लग गए 22-23 साल, 22-23 साल का तजुर्बा है ये। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।